Hello everyone, welcome to all in Easy UPSC. My name is Amitesh. So friends, as you know, we were discussing about ancient history. So उसी लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे आयरन एज के बारे में और इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेड जो उस समय पे होता था वो ट्रेड कैसे होता था, कहाँ से होता था, उनका रूट क्या था और पूरे विश्व के थ्रू आउट द वर्ल्ड किस पार्ट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड होता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं जो आर्यंस आए थे वो आए थे 1500 बीसी में इंडिया में। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में आर्यंस का आना हमने देखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में लास्ट वीडियोस में। फिर होता क्या है, जब आर्यंस इंडिया में आते हैं तो बेसिकली वो इंडस रिवर और ऊपर नॉर्थ में दैट मीन्स जम्मू कश्मीर और हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में रुकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है जो दिल्ली और हमारा उत्तर प्रदेश जो आज का है, बिहार का जो एरिया है, ये घने जंगलों से ढका हुआ था, क्योंकि गंगा नदी और यमुना नदी उस टाइम पे यहाँ से बहती थी। तो घने जंगलों को के ढके होने के वजह से और उनके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जिससे वो इन बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों को काट सकें, इसलिए उन्हें वहाँ मजबूरन रहना पड़ा था। बट जब 1000 बीसी में दैट मीन्स 3000 ईयर्स एगो जब आयरन की खोज होती है तो उसके बाद वो कैपेबल हो जाते हैं उन पेड़ों को कट करने में, उन एरियाज़ को साफ़ करने में जहाँ पे पहले जंगल थे, जहाँ छोटे छोटे घास थे, झाड़ियाँ थी, उनको वो साफ़ करके फिर जो नदियों के किनारे, गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे बसना शुरू करते हैं। तो आयरन के मिलने के बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें आयरन के बारे में पता कैसे चलता है कि आयरन मिला था। तो जो हमने डिस्कस किया था मेगालिथ्स के बारे में, मेगालिथ बरियल मतलब पहले क्या होता था कि जब किसी व्यक्ति को ज़मीन में दफनाया जाता था, आदमी के मरने के बाद जो दाह संस्कार होता है उसमें जब मनुष्य को दफनाया जाता था तो उनके साथ छोटे छोटे लोहे के इक्विपमेंट्स भी रख दिए जाते थे, ताकि वो अपने अगली लाइफ में ना केवल लोहे के इक्विपमेंट्स, उसके साथ में गोट्स को, डॉग्स को भी रखा जाता था, ताकि उनका ये मानना था कि अगले लाइफ में अगर वो जाता है, मरने के बाद भी एक लाइफ है, उस लाइफ में अगर वो व्यक्ति जाता है तो उसे कुछ चाहिए सस्टेन करने के लिए, वहाँ रहने के लिए, तो उसके लिए वो इक्विपमेंट्स डाले जाते थे। तो उन्हीं बरियल्स के थ्रू, उन्हीं मेगालिथ बरियल्स के थ्रू हमें आयरन के बारे में पता चलता है कि आयरन इस टाइम पे मिला होगा। नाउ अब आयरन में बेसिकली मिला क्या होगा, तो देखिए उस टाइम पे जो आर्यंस थे उनके दो ही काम थे बेसिकली। पहला काम ये था कि पेड़ों को काटना, साफ़ सफाई करना, और वो एक पैस्टोरलिस्ट थे, दैट मीन्स पशुओं को चराते थे इधर उधर घूम के। तो वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में भी सीखा, एग्रीकल्चर के बारे में जाना। तो उन्होंने एग्रीकल्चर दैट मीन्स खेती करना स्टार्ट किया वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर। तो जब लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज से उन्हें फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो वो कुल्हाड़ियाँ बनाते थे वो स्टोन और बोन्स की होती थी, दैट मीन्स पत्थरों की होती थी या फिर हड्डियों की होती थी। बट अब क्या हुआ कि वो जो पत्थर के जो एक्स होते थे उनकी जगह लोहे ने ले ली, और जो हल मतलब जो प्लाउ शेयर यूज होता है खेत को जोतने के लिए, अब तो ट्रैक्टर की व्यवस्था हो गई है, बट पहले क्या होता था, अपने गाँवों में देखा होगा, बैलों के ऊपर हल लगाकर खेत की जुताई होती थी। तो जो प्लाउ शेयर या फिर एक्स हो गए वो आयरन का बनना स्टार्ट हो गए थे इस टाइम पीरियड में, जिससे क्या हुआ कि खेती में इन्हेंसमेंट हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, खेत की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। और जब ये सब चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों को और चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और चीज़ों की आवश्यकताएं पता चलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर खेती का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो उन्हें पानी की आवश्यकता भी पड़ेगी, और पानी की आवश्यकता के लिए उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना चाहा। उसके लिए उन्होंने कैनाल्स बनाए, वेल्स बनाए, मतलब कुएँ खोदे, टैंक्स बनाना शुरू कर दिए। कहीं कहीं पे तो पेड़ों को काट के नदियों से पानी लाके एक आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल तालाब ही बना दिया। तो बेसिकली ऐसा था जो हमारा एग्रीकल्चरल इवोल्यूशन था ना। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि जो एग्रीकल्चर होगा, जो खेती होगा, वो स्पेशली गाँव में ही होगा, क्योंकि टाउन्स जो थे, जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब पढ़ा था कि जो मेजर टाउन थे, मेजर शहरी क्षेत्र थे, अर्बन एरियाज़ थे, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ट्रेडर्स और कारपेंटर्स और मेटल वर्कर्स रहते थे, और वो बार्टर सिस्टम के थ्रू सामानों का एक्सचेंज होता था, ऑब्जेक्ट्स का एक्सचेंज होता था। तो जो सामान का एक्सचेंज होता था वो किससे होता होगा, तो बेसिकली कोई लकड़ी का सामान बनाया तो उसको एक्सचेंज किया अनाज के साथ,
कोई मेटल का सामान बनाया तो उसको एक्सचेंज किया अनाज के साथ। तो जो अनाज दैट मीन्स जो एग्रीकल्चर होता था वो गांव में ही होता था। तो जो विलेज लाइफ थी वो कैसा था उसके बारे में हम देखते हैं अब। तो तमिल रीजन जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में बेसिकली दो चीज़ें थी। एक तो आपका वेल्लार या फिर वेल्लालर जो हमारा एनसीईआरटी लिखता है, ये लार्ज लैंड ओनर्स थे। आप हेडमैन भी मान सकते हैं, दैट मीन्स उस विलेज का, उस गांव के जो हेड होते थे उन्हें भी आप बोल सकते हैं वेल्लालर। या फिर जो उस गांव का मेजर लैंड होल्डर होगा, जो उस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन रखता होगा, जैसे कि उन्हें ज़मींदार भी बोलते हैं अब के टाइम में, लेकिन उस समय तमिल रीजन में उन्हें वेल्लालर बोला जाता था। ना होता है दूसरे आते हैं उज्झावंस। उज्झवंस या उज्झावंस, उज्झावंस जो ऑर्डिनरी प्लॉमैन थे उन्हें उज्झावंस बोलते थे। दैट मीन्स जो नॉर्मली खेती करते थे, जिनके पास अपना खेत होता था और उन खेतों पे अपनी खेती करके वो अपने सस्टेनेबिलिटी करते थे, अपनी लाइवलीहुड को जीते थे, तो उन्हें उज्झावन बोला जाता था। नाउ जो तीसरे और चौथे प्रकार के लोग थे वो थे लैंडलेस लेबरर्स। अब लैंडलेस लेबरर मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई हेडमैन है, उसकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, उन ज़मीनों पे काम करने के लिए कोई चाहिए, तो उन लैंडलेस लेबरर्स को कड़ाईशियर बोलते थे। कड़ाईशियर और कड़ाईशियर बोल सकते हो आप। कड़ाईशियर बोलते थे जो उन ज़मीनों पे, उन ओनर्स के ज़मीनों पे काम करते थे। और चौथे होते थे स्लेव्स, जो दास। अब दास कौन होते थे? तो बेसिकली ऐसा माना जाता था कि अगर मान लो आर्यंस से युद्ध कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और ये नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई बाहर से कोई बंदा आता है आपकी टेरिटरी में अपनी सेना को लेके, तो आप उनसे या तो युद्ध करोगे या उनके साथ शांति से रहोगे। तो जब युद्ध होता था उस टाइम पे, तो लोग एक दूसरे के लोगों को भी कैप्चर करते थे। जैसे आर्यंस यहाँ के नेटिव लोगों को कैप्चर कर लिए और यहाँ के नेटिव लोग उन आर्यंस को कैप्चर कर लिए। और उन कैप्चर करने के बाद क्या होता था, वो जो लोग प्रिजनर्स थे उनको दास बना दिया जाता था, उन्हें स्लेव्स बोला गया है। और उन्हीं स्लेव्स को साउथ इंडिया में, दैट मीन्स इन तमिल रीजन में, अधिमई बोलते थे। अधिमई, इसे याद रखिएगा। तो वेल्लालर हो गए लार्ज लैंड ओनर्स, उज्जवान्स हो गए जो आपके ऑर्डिनरी प्लॉमेन हो गए, लैंडलेस लेबरर्स हो गए कड़ाईशियर, और स्लेव्स को अधिमई बोला जाता था। नाउ हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया में ग्राम भोजक, जो ग्राम भोजक टाइटल होता था वो विलेज के हेडमैन को बोला जाता था। अब हेडमैन होता क्या था? हेडमैन मतलब उस गांव का जो मालिक होता था, जो मुखिया होता था। अब वो मुखिया बनता कैसे था? तो आप खुद सोचो कि मुखिया बनने के लिए दो ही क्राइटेरिया हो सकती है, या तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और सबको हरा कर बने, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन का उतना, जैसे कि आजकल चुनाव होता है, बट उस टाइम पे इलेक्शन का उतना प्रोमिनेंट नहीं था, उतना फेमस नहीं था। तो इसलिए या तो वो युद्ध लड़के बनेगा, या फिर वो उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें होंगी, और अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो एक राजा जो होगा उस पूरे क्षेत्र का, वो उसे स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सर मतलब वो उसे अपना हेड मानेगा उस जगह का। तो इस तरह से लोग वहाँ के किसी एक गांव के मुखिया बनते थे, किसी एक गांव के हेडमैन बनते थे। तो उन हेडमैन को ग्राम भोजक बोला गया है। अब ग्राम भोजक का काम क्या होता था? तो जैसे कि मैंने बताया, वो विलेज के हेडमैन होते थे, उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें होती थी, और वो किंग के लिए, जैसे कि अब आप समझ लो कि ये छोटे छोटे जगह है, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, कई गांवों को मिला के एक पूरा टेरिटरी बना, एक राज्य बना। उस राज्य का एक राजा होता था। अब वो राजा सेना रखता था और लोगों को, अपने कर्मचारियों को वेतन भी देता होगा। अब वेतन वो अलग फॉर्म में था, कहीं कहीं वेतन को वस्तुओं के फॉर्म में भी दिया जाता था। तो जब वो वेतन देगा लोगों को, अगर लोगों को काम पे रखेगा, तो वो वेतन देगा कहाँ से? तो उसके लिए वो लोगों से टैक्स लगाता था। तो ये जो ग्राम भोजक थे, उनका मेन काम ये था कि गांव-गांव में लोगों से टैक्स कलेक्ट करना और वो टैक्स ले जाके राजा को पहुंचाना। तो ऐसे था ग्राम भोजक का फंक्शन। पहले तो ये कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता था और राजा किसको स्पॉन्सर करता है उसके ऊपर डिपेंड करता था। बट ओवर द टाइम ये हेरेडिटरी बनने लगा और उस ग्राम भोजक का बेटा ही ग्राम भोजक बनेगा अगला, ऐसा हो गया था। जो डिफॉर्मेशंस आ गई थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे वर्ना सिस्टम में भी डिफॉर्मेशंस आती हैं। फिर आते हैं आपकी गृहपतिस। तो गृहपति क्या हुआ? गृहपति हो गए इंडिपेंडेंट फार्मर्स। इंडिपेंडेंट फार्मर्स मतलब जो काम करते थे, जिनके पास अभी ज़मीन थे, अपनी ज़मीन थी, उन पर काम करते थे। जैसे हमने साउथ इंडिया में डिस्कस किया था उज्जवन के बारे में, वैसे ये थे गृहपतिस।
नाउ तीसरे होते हैं कर्मकार। कर्मकार क्या थे? वो लैंडलेस वर्कर्स थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी और वो ग्राम भोजक की ज़मीनों पे काम करते थे। तो ऐसा था विलेज लाइफ और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही हो, अपने डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। नाउ इस टाइम की शहरी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हमें उस टाइम के सिटी लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो देयर आर 3 or 4 सोर्सेज थ्रू विच वी कुड एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिटी लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो विल डिस्कस अबाउट दैट। जो पहला सोर्स है वो है जातक टेल्स। अब ये जातक टेल्स क्या है? तो फ्रेंड्स, जब मैं आपको बुद्धिज़्म के बारे में बता रहा था, तो भगवान बुद्धा की जो प्रीचिंग्स थी उन्हें कुछ बुक्स में समराइज़ किया गया था। उन्हें कुछ बुक्स में उनके मॉन्क्स ने, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके फॉलोअर्स ने उसे कुछ बुक्स में कंपाइल किया था, किन्हीं किताबों में लिख दिया था। जैसे कि अगर किसी चीज़ को आपको प्रिजर्व करना है, किसी की उपदेशों को, किसी के राइटिंग्स को, तो आप उसे एक बुक में लगाकर बुक में कंपाइल करके रख देते हो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आपकी उसे पढ़ सकें, उस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो वैसे ही बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो बुक है त्रिपिटक, जिसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहते हैं। तो जो सुत्त पिटक है, उस सुत्त पिटक में आपकी जातक टेल्स के बारे में मेंशन किया गया है। आई थिंक 549 जातक टेल्स के बारे में मेंशन किया गया वहाँ पे। तो बेसिकली जातक टेल्स होती क्या थी? जातक टेल्स मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई एक जगह है, वहाँ के लोग होंगे ऑब्वियसली, और वो लोग होंगे तो वो इंटरडिपेंडेंट होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो विलेज लाइफ थी वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट थे। तो कैसे एक दूसरे लोग के साथ रहते थे, कैसे उनका लाइफ था, वो क्या काम करते थे, कौन से उनके एंटरटेनमेंट के सोर्सेज थे, वो वॉर कैसे लड़ते थे, वॉर में उनके इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होते थे, हथियार कौन से यूज़ करते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, कैसा रिलीजियस लाइफ था उनका, कौन से रिचुअल को फॉलो किया करते थे। सो इन सब चीज़ों के बारे में जो कहानियाँ थीं, जो लोगों की सुनी सुनाई बातें थी, एक दूसरे से जो प्रोपगेट होती थी एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे ही जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जैसे कि उस टाइम पे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले जो सेंट मॉन्क्स थे, वो जगह जगह घूमते थे बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उन्होंने ही मान लो, सपोज़ करो मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में गया, वहाँ कोई कहानी है, कोई फेमस कहानी वहाँ की है, मुझे वो कहानी अच्छी लगी, तो मैं आया और अपने उस बुक में नोट कर दिया, सुत्त पिटक में। तो उसके थ्रू हमें सिटी लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे एक कहानी थी जिसमें एक बिग मंकी किंग, जिसके ऑलमोस्ट वो 1000 के ऊपर फॉलोअर्स थे, मंकी फॉलोअर्स थे। वो एक हिमालय में किसी आम के पेड़ पे रहते थे, वहाँ पे आम खाते थे। तो बहुत एक यूनिक टाइप का आम होता था वहाँ पे, बहुत ही स्वादिष्ट होता था। बट एक दिन क्या होता है कि वो आम गंगा नदी के थ्रू बह के यहाँ वाराणसी में आ जाता है, और वहाँ वाराणसी में गंगा नदी में वहाँ के राजा स्नान करते रहते हैं, तो उन्हें वो फल मिलता है। उस फल को खा के वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो वो अपने सैनिकों को भेजते हैं कि आप जाओ पता करो ये फल आया कहाँ से। तो ऐसे ऐसे करके उनके सैनिक पहुँचते हैं हिमालय में। तो फिर वहाँ कन्फ्रंटेशन होती है उस मंकी किंग में और इस राजा में, वाराणसी वाले राजा में। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ थी जिसे सुत्त पिटक में मेंशन किया गया है। नाउ दूसरा कौन सा सोर्स है? सो दूसरा सोर्स है स्कल्पचर्स। अब स्कल्पचर्स मीन्स क्या होता है? तो देखिए, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर दो डिफरेंस होता है। जैसे कि जो आर्किटेक्चर होता है उसके लिए प्रॉपर पहले से एक मैपिंग तैयार की जाती है और आर्किटेक्चर का एक साइज़ बड़ा होता है। बट जो स्कल्पचर होता है वो प्राइमरीली मोनोलिथिक होता है। दैट मीन्स किसी एक पत्थर को काट के बनाया जाता है, किसी मनुष्य का रूप दे दिया गया, किसी पौधे का रूप दे दिया गया, किसी भगवान का रूप दे दिया गया। जैसे गौतम बुद्धा की एक छोटी सी मूर्ति बना दी गई एक स्टोन के थ्रू, तो उसे मोनोलिथिक इमेज बोलेंगे या मोनोलिथिक आइडल बोलेंगे। तो ऐसा ही था स्कल्पचर्स। सो इन स्कल्पचर्स को मेंशन किया जाता था, दैट मीन्स डिपिक्ट किया जाता था। जो स्तूपा उस टाइम पे बना करते थे, उनके चार दीवारियों पे, उनके रेलिंग्स पे जो गेटवे हुआ करते थे, गेटवे इन द सेंस कि जब
आप अंदर इंटर करोगे स्तूपा में तो वहाँ एक गेटवे होता था, एक गेट होगा जिसके थ्रू आप एंटर करोगे। तो उस गेट के ऊपर तोरण लगा रहता था। उन तोरण्स पे उस टाइम के शहरी लोगों के जो इंटरपर्सनल रिलेशन था, उनका जो अपना काम करने का तरीका था, वो कैसे एक दूसरे के साथ रहते थे, वो कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे, इन चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है, इन चीज़ों को उस पर दर्शाया गया है, उन पत्थरों पे, उन दीवारों पे। तो उसे ही स्कल्पचर्स कहते हैं। तो उन स्कल्पचर्स के थ्रू हम उन स्तूपा के स्कल्पचर को पढ़ के उस टाइम के सिटी लाइफ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारा टाइम पीरियड है 600 BC का, और आप कह लें कि 2500 साल पहले का, तो उस टाइम पे जो हमारा सिटी लाइफ था प्राइमरीली सेंटर्ड था। दैट मीन्स प्राइमरीली किसी एक सिटी या फिर आप कह लें किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर, जैसे कि पाटलिपुत्रा हो गया, उज्जैनी हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, इस तरह के सिटीज़, इस तरह के सेंटर्स पे बेस्ड था, जहाँ पे अलग अलग तरह के क्राफ्टमैन रहते थे, अलग अलग तरह के मेडिकल को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। सिमिलरली कुछ एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, कुछ क्राफ्टमैन थे, कुछ पॉटरी बनाने वाले लोग थे, कुछ लोग मेटल वर्कर्स थे, कुछ लोग ऑर्नामेंट बनाने वाले लोग थे। तो ऐसे ऐसे लोग रहते थे वहाँ पे। और उन ट्रेड सेंटर्स में बाहर से लोग अपने फलों को, अपने अनाजों को लेके आते थे। वहाँ पे बार्टर सिस्टम, दैट मीन्स सामान के बदले सामान का एक्सचेंज होता था, और इस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो जो 600 BC से लेके 300 BC का टाइम पीरियड था, उसमें 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। वो भी बेसिकली हमें कुछ बुक्स हैं जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद थे। कुछ प्रोमिनेंट उसमें मगध हो गया, उज्जैनी हो गया, इस टाइप के थे, अवंती हो गया। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया है ओल्ड एनसीईआरटी के वीडियो में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो वही यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि जो मेनी सिटीज़ दैट डेवलप्ड अराउंड 2500 BC वर कैपिटल ऑफ महाजनपद्स। जो बड़े बड़े महाजनपद थे, जैसे मगध एम्पायर जो था, मगध जो रीजन था, उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों के जो महाजनपद थे, उनकी जो कैपिटल सिटीज़ थी, जहाँ भी एक राजा रहता था। अगर वो एक किंगडम है तो वहाँ एक राजा रहेगा, अगर वो एक रिपब्लिक है तो वहाँ एक गण, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। गना मीन्स व्हाट, लोगों का एक समूह रहता था जो मिल के डिसीजन लेते थे उस सिटी के बारे में। तो गना इस्टेब्लिश रहते थे। तो बेसिकली जो कैपिटल सिटी होती थी उस महाजनपद की, जैसे कि मान लो सपोज करो एक उत्तर प्रदेश एक जगह है, उसकी जो कैपिटल सिटी है, उत्तर प्रदेश एक महाजनपद है, उसकी कैपिटल सिटी लखनऊ हुई। वो एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ करती थी, वहाँ पे लोग एक साथ रहते थे, ट्रेड होता था बड़ी स्केल पे। जैसे कि आपको पता होगा मगध एम्पायर और मौर्यन एम्पायर का जो ट्रेड होता था वो नदियों के थ्रू भी होता था। वो साउथ इंडिया में भी ट्रेड करते थे नदी के थ्रू, सी से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए साउथ इंडिया में भी ट्रेड होता था उनके थ्रू। तो ऐसा था उनका ट्रेडिंग सिस्टम। और फिर हमें और भी एविडेंस मिलते हैं, जैसे रिंग वेल्स के बारे में हमें मिला हुआ है। रिंग वेल्स वर डिस्कवर्ड विच हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स एंड एज अ ड्रेनेज और गार्बेज डंप्स। तो जैसे कि आपने देखा होगा मोहनजोदारो में प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी शहरी व्यवस्था में, अर्बनाइजेशन प्रोसेसेस में। बट आगे चल के ये चीज़ें डिस्ट्रॉय, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुआ तो ये चीज़ें एक तरह से विलुप्त हो गई और एक नया तरीका आया था रिंग वेल्स बनाने का। आप यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर में रिंग वेल है जो गार्बेज डंप करने के लिए या फिर ड्रेनेज के तौर पे यूज हुआ करता था उस टाइम पे। तो ऐसा था सिटी लाइफ, और हमें ऐसे थे सोर्स जिसके थ्रू हमें सिटी लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सिटी लाइफ में सबसे पहले आता है जातका टेल्स, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम पे सिटी लाइफ कैसी थी, मॉन्क्स कैसे रहते थे, मॉन्क्स कहाँ रहते थे, लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे, उस टाइम का वर्ण सिस्टम कैसा था, उस टाइम का जो सिटी का या फिर उस टाइम के विलेज लाइफ कैसी थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जातका टेल्स के थ्रू पता चलती है। फिर आता है आपका स्कल्पचर। तो स्कल्पचर क्या होते हैं, हमने इसको भी डिस्कस किया। स्कल्पचर्स कहाँ बनाए जाते थे, तो बड़े बड़े पत्थरों पे बना दिया, किसी कोई स्तूपा के दीवार पे बना दिया, किसी स्तूपा के रेलिंग पे बना दिया, किसी स्तूपा के गेटवे पे बना दिया। तो स्कल्पचर के थ्रू हमें पता चलता था। हमें कुछ बुक्स के थ्रू भी पता चला है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय आई थिंक उसका नाम है, जो बुद्धिज़्म का जो बुक है जिसके थ्रू हमें पता चलता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जिसके बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। तो देखिए प्राइमरली एनसीईआरटी ने दो इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में मेंशन किया। एक तो हो गया आपका मथुरा। जो मथुरा सिटी थी वो पड़ती थी क्रॉस रोड पे। अब ये क्रॉस रोड क्या हुआ,
तो देखिए ट्रेडिंग और ट्रैवल के लिए प्राइमरली दो रूट थे इंडिया में उस टाइम पे। एक नॉर्थ वेस्ट दैट मीन्स गांधार, जो तक्षशिला और गांधार का रीजन था, उससे जो ट्रेड होता था इधर पाटलिपुत्रा साइड में। आई थिंक आपको मैंने मैप बताया होगा, लेकिन एक मिनट में आपको मैप बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो इंडिया का मैप था, लेट सपोज कि ये जो बेसिकली इंडिया हुआ, समझ लीजिएगा। तो यहाँ आपका गांधार रीजन हुआ, ये पाटलिपुत्रा हुआ, यहाँ आपका मथुरा पड़ता था। तो एक जो ये ट्रेड रूट था, ट्रेड और ट्रैवल रूट था, और एक जो नॉर्थ से साउथ में जो ट्रैवल और ट्रेड होता था, तो वो दोनों मथुरा से होके ही जाते थे। तो जो मथुरा रीजन था वो एक क्रॉस रोड पे पड़ता था। तो बेसिकली इसी के बारे में बताया गया है कि जो मथुरा रीजन था इसलिए काफ़ी फ्लरिशिंग रहा मथुरा रीजन, क्योंकि ये बेसिकली दो ट्रेड रूट्स पे पड़ता था, ट्रेड और ट्रैवल रूट्स पे, तो लोग यहाँ आते जाते थे। तो मथुरा का बेसिकली जो हमें जानकारी मिलती है वो कुशानास के जो राजा थे कनिष्का, उनके थ्रू पता चलता है कि कनिष्का ने मथुरा आर्ट को काफ़ी प्रमोट किया था। बेसिकली जब कनिष्का इंडिया में आए, कुशानास जब बेसिकली इंडिया में आए, तो उन्होंने गांधार आर्ट्स जो था, बुद्धिज़्म का जो गांधार आर्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो जो गांधारा आर्ट था बुद्धिज़्म का, तो उसको काफ़ी प्रमोट किया हमारे कुशाना रूलर कनिष्का ने, बिकॉज जो कनिष्का थे वो महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, और महायान बुद्धिज़्म में आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा स्टार्टेड शुरू हो चुकी थी। तो बेसिकली उस टाइम पीरियड में गांधारा आर्ट ऑफ बुद्धिज़्म एंड मथुरा आर्ट ऑफ बुद्धिज़्म काफ़ी फ्लरिश हुआ था, इसलिए मथुरा उस टाइम पे काफ़ी लाइमलाइट में आया था। सो दूसरी सिटी जो हमें पता चलती है वो थी अरिकमेदु। अरिकमेदु एक साउथ इंडियन सिटी है, जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सेंटर था। पोर्ट मीन्स क्या? पोर्ट मीन्स अब यहाँ पे जो ये पोर्ट था, इस पोर्ट में रोमन एम्पायर से ट्रेड होता था। अब हमें कैसे पता चलता है कि रोमन एम्पायर से ट्रेड होता था? तो रोमन एम्पायर की कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुएं जैसे कि एम्फोर एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी known as एरेटाइन वेयर फ्रॉम मेडिटेरेनियन आर फाउंड हियर। तो मेडिटेरेनियन की कुछ पॉटरीज, ये देखिए रेड ग्लेज्ड पॉटरी हो गई, ये आपकी नॉर्थ ब्लैक, या फिर आप कह सकते हो एरेटाइन वेयर हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारी इस अरिकमेदु जो पोर्ट था यहाँ पे मिली हुई है। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स अ बिग वेयर हाउस ये भी मिला हुआ है वहाँ पे, उसका कुछ टुकड़ा मिला होगा, कुछ एक डंप्ड चीज़ें मिली होंगी कुछ उसकी आर्कियोलॉजी के थ्रू। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस होगा जहाँ पे लोग आते थे, जो मान लो रोमन एम्पायर से कोई आया सामान लेके, उसने वहाँ सामान को इकट्ठा किया, रखा वहाँ पे, फिर कुछ दिन आराम किए, फिर वहाँ से होके वो साउथ इंडिया निकल गए, जावा निकल गए, सुमात्रा निकल गए। तो ऐसे था उस टाइम पे ट्रेड। उस प्राइमरली जो हमारा महाजनपदा पीरियड था उस टाइम के ट्रेड व्यवस्था ऐसी थी। नाउ हम बात करते हैं सिटी एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में। सॉरी, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन के, दैट मीन्स वहाँ पे कौन से क्राफ्ट वर्क होते थे और क्राफ्ट पर्सन्स कौन कौन से थे। तो देखते हैं। तो पहला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैव डिस्कवर्ड। सो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिले हैं उसके थ्रू ये पता चलता है कि जो उस टाइम पीरियड पे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वॉज वेरी प्रोमिनेंट। अब ये नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या है? तो आपने देखा होगा कि जब ईंट घर बनता है तो आपने ईंट देखा होगा, ईंट रेड कलर में होते हैं, बट उसी में कुछ ईंट ऐसे भी होते हैं जो ब्लैक कलर के हो गए होते हैं। तो एग्जैक्टली इसी चीज़ को फॉलो किया जाता था कि मिट्टी के जो पॉट होते थे उसको इतना पकाया जाता था कि वो ब्लैक कलर में हो जाते थे, और आप ये कह लें कि थोड़ा सा वो ब्राउनिश कलर में हो जाता था। उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा पेंटिंग करके वो ऐसा बनाते थे कि वो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहलाया था उस टाइम पीरियड में। आप यहाँ भी देख सकते हो, ये आई थिंक आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है। नो, यहाँ नॉर्दर्न मतलब क्या हुआ? नॉर्दर्न मीन्स ये प्राइमरीली हमारे नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में ही प्रोमिनेंट थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नाउ from some text sources we know that there were famous cloth manufacturing center like वाराणसी एंड मदुरै। तो आपको पता होगा बनारसी साड़ी के बारे में। फिर मदुरै में कालीन बनाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, वो भी एक कपड़े का बहुत अच्छा हब है। तो वहाँ पे कुछ टेक्स्ट सोर्सेस है, कुछ किताबों के थ्रू हमें पता चलता है कि जो वाराणसी था और मदुरै था
वो एक हब था, एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, कपड़ा बनाने का एक जगह था। फिर आता है आपका एसोसिएशन नेम्ड श्रेणीज कंसिस्टिंग क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट। तो जैसे आजकल के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव कमिटीज़ होती हैं, जिसमें कुछ तरह के किसान आते हैं, कुछ तरह के ट्रेडर्स आते हैं, एक समिति बनाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दैट मीन्स मॉनेटरी ख्याल, पैसे इकट्ठा कर देंगे, एक स्टॉक बन जाएगा जिसके थ्रू अगर किसी को लोन लेना है तो वो उस पैसे से लोन ले सकता है। तो वैसे ही श्रेणीज थी उस टाइम पीरियड में। तो उनका मेजर काम क्या था, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे लोगों को, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, और जो फिनिश्ड गुड था, मान लो कोई एक ट्रेडर है, उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, मैन्युफैक्चरर है सॉरी, उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, उसने सामान बनाया, अब उसको उससे बेचना है, तो वो क्या करेगा, वो इन श्रेणीज से कांटेक्ट करता था। तो ये श्रेणीज क्या करते थे, उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवा देते थे। फिर आता है कि ये श्रेणीज ऑल्सो वर्कड एज अ बैंक्स। तो ये जो श्रेणी थे, जैसे कि आजकल के कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं, वैसे ही ये श्रेणीज भी उस टाइम पे काम करती थी बैंक के तौर पे। यहाँ मर्चेंट हो गए, ट्रेडर्स हो गए, फार्मर्स भी अपने आके पैसा जमा करवाते थे, अपने पैसों को जमा करवाते थे, कुछ लोग लोन भी लेने की व्यवस्था थी इस टाइम पे। सो ऐसा था आपका जो क्राफ्ट पर्सन थे और क्राफ्ट मैन हुआ करते थे, उनकी लाइफ। सो हमने डिस्कस किया सिटी लाइफ के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया क्राफ्टमैन के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में और साउथ इंडिया के बारे में, फिर हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, और इस तरह करके इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हम बात करते हैं ट्रेडर्स, किंग्स और पिलग्रिम्स के बारे में। तो बेसिकली हमने ये सब डिस्कस कर रखा है कि फाहियान कब आया था, ह्वेनसंग कब आया था। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा साउथ इंडिया था, तो संगम लिटरेचर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कुछ पोएट्स थे, कुछ कवि थे, वो जगह जगह घूमते थे, ग्रुप्स में घूमते थे, किसी राजा के दरबार में गए, उस राजा के गुणगान किए, उस राजा की खूब प्रशंसा किए, ताकि बदले में राजा कुछ उन्हें दान दक्षिणा दे सके। तो उन राजा की प्रशंसा में कुछ पोएम्स गाते थे, तो उन्हीं पोएम को कंपाइल करके संगम लिटरेचर बना दिया गया था। तो जो संगम पोएम्स थे, उनके थ्रू हमें पता चलता है एक वर्ड मूवेंदर के बारे में। अब ये मूवेंदर क्या था, तो मूवेंदर बेसिकली 3 चीफ्स के बारे में डिस्कस करता है। पहला हो गया चोलास, चेरास और पांड्यास। बेसिकली ये रहा आपका रीज़न, ये हो गया आपके पांड्यास, ये चेरास, ये चोलास, ठीक है। तो ये जो इनका चोला का एक पोर्ट सिटी था कावेरी पट्टनम, और ये आपका हो गया रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर से उस टाइम पे ट्रेड होता था, कावेरी पट्टनम तक भी, इधर वेस्टर्न पार्ट में भी होता था, और यहाँ से फिर आगे जावा सुमात्रा के लिए भी ट्रेडिंग होती थी। नाउ उस टाइम पे जो ट्रेडिंग होती थी उसमें वस्तुओं का क्या, कौन सी किन किन वस्तुओं का ट्रेडिंग होता था, तो बेसिकली गोल्ड का होता था, प्रीशियस स्टोन्स का होता था, कुछ इंपॉर्टेंट पत्थर हो गए जो बहुत बहुमूल्य हो गए, नीलम हो गया, इस टाइम का पन्ना हो गया। फिर स्पाइसेस, जैसे कि आप जानते हो कि साउथ इंडिया में ट्रेडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली स्पाइसेस की ट्रेडिंग होगी, क्योंकि स्पाइसेस में काफ़ी प्रोमिनेंट है हमारा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका का रीजन। फिर पेपर, ब्लैक पेपर, जैसे कि काली मिर्च, जिसे उस टाइम पे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। आप देख सकते हो कितना ये इंपॉर्टेंट होगा, कितना प्रीसियस होगा उस टाइम पे। तो पेपर की भी ट्रेडिंग होती थी रोमन एम्पायर से इंडिया के बीच में, इंडिया मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में। नाउ गोल्ड कॉइन्स रिलेटेड टू रोमन एम्पायर हैज़ बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। तो हमें पता कैसे चलता है, तो बेसिकली रोमन एम्पायर की कुछ वस्तुएं, कुछ गोल्ड कॉइन्स, कुछ और चीज़ें, उनके कुछ कल्चरल एविडेंसेस होंगे जो साउथ इंडिया में मिले हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ रोमन से ट्रेडिंग होती थी। नाउ थ्रू सी रूट दे वर नोन विथ यूज़ ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड। हाँ, अब ऑब्वियसली जब वो रोमन एम्पायर से रेड सी होते हुए, अरब सी होते हुए इंडिया में आएंगे, तो होता क्या था कि वो साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में आता है इस रूट से, इधर से घूम के आता है ऐसे, तो उसका ये यूज़ करते थे और इजीली ट्रैवल करते थे, क्योंकि अगर हवा उस डायरेक्शन में चल रही है तो ये उनके लिए आसान हो जाएगा कि वो जल्दी से कम समय में लंबी दूरी को तय कर सके। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिल्क रूट। अब सिल्क रूट है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो जो सिल्क है, सिल्क बनाने की जो विधि थी वो सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुई थी 7000 ईयर्स एगो। अब जो चाइना में इन्वेंशन हुआ सिल्क का, तो सिल्क एक बहुत ही प्रेसियस चीज़ मानी जाती थी उस टाइम पे। तो होता क्या था
अब जब सिल्क के कुछ ट्रेडर्स थे, पहले तो उन्होंने काफ़ी सीक्रेट रखा सिल्क के प्रोडक्शन को, बट ओवर द टाइम जो कुछ ट्रेडर्स थे वो घोड़े पे निकल गए, पैदल निकल गए, और वो पैदल जाते 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 अलग अलग रास्ते से गए और फिर यहाँ मिडिल ईस्ट रीजन में पहुँचे। अब जब मिडिल ईस्ट रीजन में सिल्क की वस्तुएं मिलना शुरू हुई लोगों को, तो वहाँ के राजाओं को बहुत अच्छा लगा इसे देख के, तो उन्होंने और उसे पाने की इच्छा जाहिर की इच्छा जाहिर की। तो होने क्या लगा कि अब एक प्रॉपर ट्रेड स्टार्ट हो गया चाइना से मिडिल ईस्ट के बीच में। प्रॉपर ट्रेड स्टार्ट हुआ सिल्क के। अब वो सिल्क बहुत महंगा था क्योंकि यहीं पे चाइना में ही केवल उसको बनाने की विधि मालूम थी। अब यहाँ से चाइना से इंपोर्ट करना मिडिल ईस्ट में इट्स क्वाइट कॉस्टली एंड कम्बरसम प्रोसेस। तो और रास्ते में दिक्कतें भी होती थी क्योंकि ये जो रीजन आपका है, ये रीजन पूरा डेजर्ट है, आपको भी पता है। फिर आते हैं बीच में कुशानास। ये जो पूरा एरिया है वो कुशानास ने कवर कर रखा था। तब क्या करते थे कुशाना, यहाँ बीच में ब्लॉकेड लगा दिया और अगर आपको पास करना है तो आप हमें कुछ पैसे पे करिए। तो फिर ओवर द टाइम वो उनको पैसे पे करते थे, उन्हें टैक्स पे करते थे बेसिकली उस रोड को एक्सेस करने के लिए। फिर क्या हुआ, ओवर द टाइम कुशानास ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि आप एक ट्रेड रूट और खोल दो जो हमारे इंडिया में भी जाए और इंडस रिवर्स के थ्रू होते हुए यहाँ देखो एक पोर्ट है, इस पोर्ट के पास जाए और यहाँ से फिर आप पानी के रूट एक्सेस करके और भी जगहों पे जा सकते हो। तो ऐसा था ना जो सिल्क रूट। तो बेसिकली कुशानास ने सिल्क रूट को प्रमोट किया था इंडिया में। नाउ जो कुशाना एम्पायर था उसके 2 प्रोमिनेंट सेंटर थे। उनकी राजधानी थी पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। राजधानी कह लें या फिर इंपॉर्टेंट सेंटर कह लें नाउ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। तो हमने डिस्कस कर रखा है कि जो कुशाना थे वो महायान बुद्धिज़्म को के फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने महायान बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, उसके प्रोपोगेशन के लिए अलग अलग देशों में अपने एम्बेसडर्स को भेजे जो वहाँ जाते थे और महायान बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को अवेयर कराते थे, इनकी प्रीचिंग्स के बारे में अवेयर कराते थे, जिनको पढ़ के वहाँ के लोग इंडिया में आते थे असली ओरिजिनल प्रीचिंग्स को, ओरिजिनल बुक्स को पढ़ने के लिए। तो ऐसा था स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में। नाउ हम बात करते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। देखिए मैं इस वीडियो को काफ़ी जल्दी कवर कर रहा हूँ बिकॉज अधिकतर चीज़ें दैट मीन्स 90% चीज़ें तो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में कवर हो चुकी हैं। जो कुछ नया है उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, या फिर वो भी हो सकता है कि आपने उसमें पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो आप जाके वो प्लेलिस्ट दे सकते हैं, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लेना उस प्लेलिस्ट को। तो आपको काफ़ी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। तो प्लीज़ बी विथ मी, आई मीन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे भी रिवाइज़ कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। फिर अब हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता कैसे चलता है, तो सबसे पहले चीज़ आती है प्रशस्ति। प्रशस्ति मीन्स क्या हुआ, इन द प्रेज ऑफ। अब इन द प्रेज ऑफ किसके, किसी राजा के प्रेज में होगा, किसी राजा की प्रशंसा में होगा। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है जो हमारे यहाँ पे इलाहाबाद फोर्ट में रखा हुआ है, ये प्रयाग प्रशस्ति बेसिकली अशोकन पिलर था। अशोका ने भी इस पे अपने इनक्रिप्शंस को डिपिक्ट किया था। तो फिर इसी प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेन थे, अब हरिसेन थे कौन, तो हरिसेन को कई पोस्ट मिले हुए थे समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्रगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त जो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के, उनके पुत्र थे। तो चंद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन थे जो एक कोर्ट पोएट भी थे, उनके पोएट भी थे। दूसरा, आप इन चीज़ों को याद रखिए जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। महादंड नायक, महादंड नायक मीन्स चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरिसेन एक महादंड नायक भी थे। हरिसेन कुमार अमात्य भी थे। अमात्य मीन्स एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर किसी चीज़ का होगा। फिर वो संधि विग्रहिका भी थे, दैट मीन्स मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो ये रहा आपके हरिसेन के बारे में। हरिसेन कोर्ट पोएट भी थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे, कुमार अमात्य भी थे और संधि विग्रहिका भी थे। इनके बारे में हमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति के थ्रू, जो अभी इलाहाबाद के वो अकबर के फोर्ट में रखा हुआ है। नाउ मेजर हाइलाइट्स ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में बेसिकली बताई क्या गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए ये जो आपका पिंक कलर का रीजन है और ये जो आपका एक ग्रीन कलर का रीजन है और आपका ये एक ब्लू कलर का रीजन है, और ये जो डॉट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो डॉट्स हैं कुछ, ये रीजन के बारे में बताया गया है कि ये जो रीजन था और ये जो रीजन था, इस रीजन पे समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके इनको अपने अंदर मिला लिया था।
फिर समुद्रगुप्त ने इन राजाओं के ऊपर भी आक्रमण किया था, ये जो कुछ छोटे छोटे किंगडम्स थे, बट इनके राज्य को हड़पने के बजाय उन्हें दे दिया था कि आप अपने राज्य को चलाओ, बस मैंने आपको हरा दिया, अब आप अपने राज्य को चलाओ। ये जो पिंक कलर का रीजन है, इस रीजन को इन्होंने हराया तो नहीं था, बट हाँ उनको अपने अंदर में लिया था और यहाँ के लोग इनको ट्रिब्यूट भी पे किया करते थे। फिर ये जो रीजन था ये इंडिपेंडेंट रीजन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के लोग भी इन्हें समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट पे किया करते थे, अपने सैनिक भेजते थे अगर वो युद्ध पे जा रहे हैं तो ऐसा था। ये बेसिकली दर्शाया जाता है कि इनका इन्फ्लुएंस कैसा था। और यहाँ तक कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को भगवान से भी कंपेयर किया गया, लाइक ही इज़ इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। तो ऐसा था कुछ प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन समुद्रगुप्ता के बारे में। नाउ अब हम बात करते हैं सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पीरियड की। तो सोसाइटी में देखिए, मैं अभी आपको एक कुछ फैक्चुअल नॉलेज देता हूँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली। तो एक होता था नगर श्रेष्ठी, किसी एक नगर में, जिसे चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी बोला जाता था। फिर थे सरथावना क्या थे, लीडर्स ऑफ मर्चेंट कारवांस, कुछ कारवांस थे, कुछ लोग, जैसे कि हमने श्रेणी डिस्कस किया था वैसे उसी टाइप का, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ कारवांस थे जिसमें कुछ मर्चेंट्स थे, कुछ ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो जगह जगह ट्रैवल करते थे, इस टाइप का कुछ। तो मर्चेंट कारवांस थे। फिर प्रथम कुलिका, तो चीफ क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड सेंटर हुआ, मान लो कोई एक जगह है, यहाँ पे जो मेन जो कलाकार है वहाँ का, उसको नाम दिया गया था प्रथमा कुलिका। या फिर आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का के क्राफ्टमैन का जो लीडर हुआ करता था उसे प्रथमा कुलिका बोलते थे। देयर वर मिलिट्री लीडर्स नोन एज समंतास। अब ये समंता क्या थे, समंता देखिए मिलिट्री लीडर तो थे, ये बात सही है, लेकिन वो राजा के रेगुलर सैनिक नहीं थे, वो एक इंडिपेंडेंट थे, राजा ने उन्हें बस अपने यहाँ रखा था। हाँ वो काम, उन्हें रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी, बट राजा ने उन्हें कुछ गांव दे दिए थे कि 10-15 गांव ठीक है आपके अंदर में है, आप इनके यहाँ से लैंड रेवेन्यू लीजिएगा, अपना काम धाम करिएगा, सैनिक रखिएगा, पशुओं को रखिएगा, जो करना हो करिएगा, बट आप हमारे रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं। तो ये समंतास थे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका कि देयर वर टाइप्स ऑफ लोकल असेंबलीज मेंशन्ड इन इनक्रिप्शंस ऑफ पल्लवास। जो पल्लवास के बारे में हमने डिस्कस किया था आप लास्ट वीडियोस में। पल्लवास बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, जिन्होंने पुलकेशिन II को हरा के उनकी राजधानी को कब्जे में किया था, अहियोल को। अहियोल से एक मेंशन आता है अहियोल इनक्रिप्शन का। अहियोल इनक्रिप्शन में किसके बारे में मेंशन किया गया है, तो वो पुलकेशिन II जो एक चालुक्य लीडर था उसके बारे में मेंशन किया गया है अहियोल में। फिर अहियोल में उनके बारे में मेंशन किसने किया है, तो जो पुलकेशिन II थे उनके कोर्ट पोएट थे रविकृति, उन्होंने इसके किया है। ये सब काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली सभा उस टाइम पे कुछ लोगों की बैठक होती थी, तो वो कौन कौन से लोग थे, तो इट्स असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। केवल ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की ही जो असेंबली होती थी उसे सभा बोला जाता था। और उर बोलते थे, उर नॉन ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की असेंबली को। तो ऐसा था वहाँ का सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ हमने सारा डिस्कस कर लिया। हमने स्टार्ट किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड से, फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने वैदिक एज के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने महाजनपदा, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको होलिस्टिक नॉलेज चाहिए तो आप ओल्ड एनसीईआरटी की वीडियोस देखिए और इस वीडियो को देखिए, तो आपको एक प्रॉपर एक क्रोनोलॉजी में सारी चीज़ें पता चलेंगी, कैसी सोसाइटी थी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे वहाँ के राजा थे, कैसा उनका जो काम करने का तरीका कैसा था, कैसे कैसे रिलीजियस डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से धर्मों का स्थापना हुई, कैसे कैसे वर्ण सिस्टम डिवाइड हुआ, कैसे कैसे वर्ण सिस्टम प्रोपगेट हुआ, कैसे कैसे वर्ण सिस्टम डिफॉर्म हुआ। सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी भी कवर कर रखी है ऑलरेडी, और इस तरह से इस वीडियो में मैंने क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी को भी ख़त्म कर दिया है पूरा। मैं एक कंबाइंड वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो एक बार में ही देख सको आप सारी वीडियोस को, और आपको इजी रहे समझने में। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे क्लास 11th की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और बेसिकली हम उस बुक में उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जिनके बारे में हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है। दैट मीन्स उस बुक में जो भी कुछ नई चीज़ें हैं। बेसिकली वैसे होता क्या, अगर आप किसी भी कोचिंग के बारे में देखोगे, कोचिंग्स के बारे में पूछोगे, कोचिंग से आप पता करते हो कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, तो लोग जनरली बोल देते हैं कि आप क्लास 11 की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लो, आप वो मोर देन सफिशिएंट होगी। एक तरह से है भी, लेकिन क्लास 11 की एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको क्लास 6 की ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी चाहिए, बिकॉज क्लास 11 की
जो एनसीईआरटी है आर एस वर्मा की, वो काफ़ी एलेबोरेटली लिखी गई है, तो आपको उसको समझने के लिए क्लास 6 की ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को समझना ज़रूरी है। तो आप इन वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद हम उस वीडियो के बारे में भी, हम उस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में फिर आगे वाले वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो फिर थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।